नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। एनबी न्यूज की खास पेशकश सपा के स्वामी में आप सभी का स्वागत है। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो रही हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने पिछले दिनों बीजेपी छोड़ी थी, वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ धर्म सिंह सैनी और 6 विधायकों ने भी सपा का दामन थाम लिया है। दूसरी तरफ आज भारतीय जनता पार्टी यूपी चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि 5 साल तक बीजेपी के सच्चे सिपाही के रूप में काम करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ही बीजेपी से किनारा करते हैं और सपा का दामन थामते हैं, वैसे ही बीजेपी पर हमलावर होते नजर आते हैं। सुनवाते हैं आपको। और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। आप दुहाई देते हो उत्तर प्रदेश की सरकार को, मैं चेतावनी देता हूं। आप कहते हो हम हिंदू कार्ड पर चुनाव जीतेंगे। अगर आप बड़े हिंदू के तो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों को भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अधिकार देकर के आरक्षण की व्यवस्था दी गई, तरह निगलने का पाप क्यों किया आपने? अभी अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग को नियुक्ति पत्र दे दिया। योगी जी, क्या अनुसूचित जाति के लोग हिंदू नहीं है क्या? क्या अनुसूचित जनजाति के लोग हिंदू नहीं है क्या? क्या 54% वाला पिछड़ा वर्ग हिंदू नहीं है क्या? और अगर 23% वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हिंदू हैं, 54% वाले पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू हैं, तो इन 54% और 23% के आरक्षण को आप क्यों निगल गए? क्यों दूसरों को इनका हिस्सा दे दिया? आप बड़े हिंदू के हमदर्द बनते हैं। सुन रहे थे, ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिन्होंने अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य को बदायूं से धर्मेंद्र यादव, जो अखिलेश यादव के भाई हैं, उनके खिलाफ लड़ाया था और तब वो बीजेपी के साथ थे और समाजवादी पार्टी पर हमलावर थे। और आज ये स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरीके से तीखे बाण जो हैं वो बीजेपी पर छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही वो दल बल के साथ आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और अखिलेश की साइकिल पर अब सवार होते नजर आ रहे हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ सर्वेश्वर पाठक हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सर्वेश्वर पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद प्रियव्रत जी। देखिए, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य, ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिन्होंने चुनाव लड़ाया था अपनी बेटी को संघमित्रा मौर्य को अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव के खिलाफ, और तब वो बीजेपी के साथ थे और समाजवादी पार्टी पर हमलावर थे, और अब वो समाजवादी पार्टी में साइकिल पर सवार हैं और बीजेपी पर हमलावर हैं। तो इससे साफ है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। देखिए, राजनीति में कुछ भी नहीं हो सकता है प्रियव्रत जी। ये लोग मौका परस्त नेता लोग हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। चाहे बीजेपी भी किसी भी पार्टी के लोगों को अभी अपने में शामिल कर रही हो या बीजेपी से छोड़ के बहुत सारे लोग भाग रहे हो, यह है ना सियासी मतलब ये क्या कहते हैं, टूरिज्म का सीजन है।
कि चलो जहाँ पे वो हमारी यहाँ पे बात गल नहीं रही है, चलो भाग लो यहाँ से, जाओ वहाँ पे अपना हित साधे। ये यही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो बीएसपी को छोड़ के यहाँ आए थे। खैर ठीक है, जो भी आए थे इनको लगा कि बीजेपी में होगा। अगर इसमें इतना ही कुनवा है, इतना ही है, तो जो इनकी बेटी है वो बीजेपी के ही टिकट पे सांसद है, उसको भी इस्तीफा दिलवा देते हैं। इनके दमखम क्यों नहीं अभी तक उस बेटी को इस्तीफा दिलवा के उसी मंच के सामने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करवाता। तो ये लोग मौका परस्त राजनीति करने वाले हैं। और ये मान के चलिए कि बीजेपी ने यूपी की अनुसूचित जाति हो या पिछड़ा वर्ग, हमारे भारतवर्ष में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हिंदू अपने आप को डिवाइड कर लेता है, तो बाकी के लोग तो उसका फायदा उठाएंगे ही, वो उठाएंगे। मुगल आए तो राजा से राजा को लड़ाया, एक राजा का भाई ईर्ष्या करता था तो शामिल हो गया मुगल को और फिर शासन करवा दिया और उसके खिलाफ ये हो गया। अंग्रेज ने क्या किया, फूट डालो शासन कर दिया हम पे। अब जो ये पॉलिटिकल पार्टी आई है, कांग्रेस उसी के ऊपर थी, तो क्या किया, मुस्लिम और हिंदू को दो डिवाइड करवा के और अपना सत्ता पे काबिज होते रहे। तो ये लोग जो हैं कुकुर मुत्ते हैं, चुनावी मौसम की बरसाती मेढक है, जहां पे अपना हित साधते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य में इतनी ताकत है, इतना इनको लगा कि दलित का अपमान हो रहा है, ओबीसी की अनदेखी हो रही है बीजेपी में, तो क्यों नहीं इसी मंच पे अपनी बेटी को भी लोकसभा का इस्तीफा दिलवा के आप सामने खड़ा कर देता और कहता कि ये देखो कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं। एक उदाहरण पेश करना चाहिए, लेकिन नहीं, सत्ता की मलाई उसके कटोरे में रहनी चाहिए। अगर वो सांसद बनी बैठी है, अगर इस्तीफा दे देगी तो फिर उसको जो भी एमपी का जो उसको सुविधा मिलना है वो कहां से मिलेगा। और ये 5 साल तक मंत्री रहा है। उसके 20 दिन पहले जब देखा कि मेरे दामाद को टिकट नहीं मिल रहा है, तो मेरे बेटा को नहीं मिल रहा है, तो छोड़ के भाग गया। और प्रियव्रत जी, ये आज से बात नहीं है, पिछले 6 महीने से ये पूरी कयास लगाई जा रही थी और सर्वविदित था कि बीजेपी कम से कम 25 से 30 या उससे भी ज्यादा की संख्या में सिटिंग एमएलए का टिकट काटने वाले हैं, चाहे कोई भी हो। और बीजेपी इसके लिए अपनी कमर कसी हुई है। और अगर कोई बीजेपी को कहता है कि दलित विरोधी है, भाई बीजेपी का सबसे देश के जो प्रधानमंत्री है वो खुद ओबीसी हैं, हमारे भारत के राष्ट्रपति ओबीसी हैं, चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गवर्नमेंट में वो दलित मतलब पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो इन लोगों का बस एक ही झुंझुना होता है, दलित वंचितों का शोषण किया जाता है। मुझे आप एक बात बताइए, इतनी सारी योजनाएं हुई, उसका लाभ किसको मिला है? अगर उज्ज्वला योजना हुई तो वो दलित, अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग को नहीं मिला होगा, तो क्या जो ये जनरल कैटेगरी के लोगों को मिला होगा? जो बीपीएल कार्ड होल्डर होगा उन्हीं को मिला होगा ना। बिल्कुल। सर्वेश्वर पाठक जी, देखिए यूपी में चुनाव है, लेकिन उससे भी ज्यादा बीजेपी में तनाव है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब इस्तीफा दिया था और इस्तीफे की बात कही थी तो उनको मनाने की लगातार कोशिश की गई थी। केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा था, जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट कर स्वामी प्रसाद मौर्य को साधने की कोशिश की गई थी और उन्हें ही फिलहाल ये जिम्मेदारी दी गई थी। सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि जो भी विधायक और मंत्री इधर उधर भाग रहे हैं उनको साधने की कोशिश की जाए। तो इससे एक साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो कद है यूपी की राजनीति में या जो बीजेपी में था वो तो साफ तौर पर साफ हो गया। आज उनके साथ 6 और विधायकों ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है। तो इससे क्या समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा या बीजेपी को कितना क्या घाटा होगा, हम समझना चाहेंगे आपसे। देखिए प्रियव्रत जी, जैसा कि आप भी जानते हैं और मैंने बार बार हर बार आपके चैनल पे आके ये कहा है कि बीजेपी ये अपने मन में बना चुकी थी कि इतने सारे विधायकों को हम टिकट नहीं देंगे, क्योंकि उनका कामकाज या उनका जो भी जनता से उन्होंने सर्वे करवाया था, वर्क ग्राउंड रिपोर्ट लिया था, और बीजेपी पिछले 1 साल से चुनाव मोड में थी, तो वो सब कुछ वेट एंड वॉच कर रही थी। लेकिन अगर कोई बना बैठा है
6 महीना पहले, साल भर पहले तो उन्हें नहीं बोल दिया जाएगा भैया आपको टिकट नहीं मिलेगा। हाँ, उन्हें बोला गया होगा कि आप काम करो, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने नहीं कुछ किया तो बीजेपी को उतना ही नुकसान होगा जैसा कि मेरा मानना है। जैसे अभी कोरोना के टाइम पे नाइट कर्फ्यू होता है 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक, बीजेपी को बस उतना ही नुकसान होगा अगर, क्योंकि बीजेपी ने विकास का जो प्लान दिया है, कहा है कि हम विकास के लिए इस राज्य में आए हैं, डबल इंजन की सरकार है और विकास कर रहे हैं। तो अगर सचमुच लोगों तक, आप देखिए कोरोना में जो राशन बांटा गया है, पिछले 3-4 महीने से सरसों तेल और नमक तक दिया गया है, वो किसको मिला होगा प्रिय व्रत जी? वो वही आम जनमानस को मिला होगा ना। और सबसे बड़ी बात हम ये समझने की कोशिश करिए कि बीजेपी का जो नेतृत्व है, या सेंट्रल में नेतृत्व हो या यूपी के में नेतृत्व हो, योगी जी और मोदी जी की मैं बात कर रहा हूं, वो उनकी छवि जो है एकदम दागदार है। उनपे कोई 1 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। तो बात क्या होती है कि जो नेता आते हैं वो अपना परिवार के लिए ही विकास करते हैं। अब जिस पार्टी में गए हैं, ये समाजवादी पार्टी क्या है? परिवार की ही पार्टी है ना। कांग्रेस पार्टी भी परिवार की भी पार्टी बन गई है। अब आप कहेंगे कि सर्वेश्वर जी, देखिए राजनाथ सिंह जी के बेटे नोएडा से विधायक है, पंकज ये है, तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने किसी अपने बच्चे को टिकट नहीं दिया है, देते हैं। लेकिन अगर आपकी बेटी, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी ऑलरेडी MP बन चुकी, अब ये कहाँ का न्याय है कि बेटा को भी टिकट दो, दामाद को भी दो, मेरे भतीजे को भी दो, इसको दो, उसको दो? नहीं, एक और उदाहरण मैं पेश करना चाहूंगा। कल्याण सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे और उनके बेटे सांसद हैं। हाँ, सांसद है ना। तो मैंने तो कहा ना, मैंने वही तो कहा कि उनकी भी, स्वामी प्रसाद मौर्य की भी एक बेटी है। अगर बेटा को फिर क्यों मिलेगा? जो कल्याण सिंह, बीजेपी का देखिए, जो सोशल इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं कि इतने सारे छोड़ के जा रहे हैं, तो बीजेपी को कितना नफा नुकसान होगा। देखिए बीजेपी ये सोशल इंजीनियरिंग यूपी में बहुत दिनों से कर चुकी है। कल्याण सिंह जी उसके उदाहरण थे, विनय कटियार जी, सबने पार्टी को, संगठन को मजबूत किया है। और बीजेपी का जो वो मतलब OBC हो या जो भी वंचित समाज हो, सब पे अपनी एक वोट बैंक, एक पकड़ बन चुकी है। एक दौर था जब मायावती जी का था, लेकिन उनका दौर चला गया है। यूपी का जो मुलायम सिंह यादव की पार्टी है, समाजवादी अखिलेश यादव की, ये MY समीकरण पे काम करने वाली पार्टी थी। और इनकी पार्टी जब भी आती थी तो केवल यादवों और मुसलमानों का ही हित देखती थी, बाकी के लोगों का कोई हित नहीं था इनकी पार्टी में। तो आपने, हमने सभी ने देखा है कि इस बार चुनाव में कोई जालीदारी टोपी लगा के कोई भाषण नहीं दे रहा है, क्योंकि सबको चीज हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर राजनीति को क्या लोग हथियार के रूप में यूज कर रहे हैं कि अपने आप को बचाने के लिए? क्योंकि अगर राजनीति इतनी ही गंदी ना होती तो इसमें हेमा मालिनी को शामिल होने की क्या जरूरत थी? रवि किशन जो सांसद है गोरखपुर से, उनको शामिल होने की क्या जरूरत थी? अमिताभ बच्चन भी राजनीति में उतरे थे, उनको क्या जरूरत थी राजनीति में शामिल होने की? नहीं, देखिए राजनीति में अगर स्टारडम को लाया जाता है तो उनका एक अपना एक वो होता है, फैन फॉलोइंग होता है। और यह माना जाता है कि इनको लाने से चलो कुछ वोट आएंगे, लोग इनसे वही बात मैं कह रहा हूँ। इन किन प्रकारेण जी। तो जी आप कुछ बोल रहे थे जी सर्वेश्वर पाठक जी, मैं यही कह रहा था कि आखिर इन लोगों को राजनीति में शामिल होने की क्या जरूरत थी, क्या कमी थी इनके पास? और इनके बनने के बाद हम देख सकते हैं किस तरीके से विकास बिल्कुल ठप पड़ा है। देखिए आपका कहना सही है, विकास ठप नहीं पड़ा है, उसमें बहुत सारे लोग काम करने वाले भी हैं। आप मनोज तिवारी जी को देख लीजिए, वो दिल्ली के में बीजेपी के अध्यक्ष थे, तो वो उन्होंने काम कर रहे थे, ग्राउंड पे जाते हैं। मैं पूछता हूँ, समाजवादी पार्टी ने अमिताभ बच्चन की वाइफ को राज्यसभा से मेंबर बना रखा है, उसका क्या योगदान है, जरा मुझे बता दीजिए। जी बिल्कुल, यही तो बात है कि राजनीति में सब आके अपने पाप धुलने चाह रहे हैं, चाहे राजनीति में सब आके अपने पाप धुलने चाह रहे हैं, चाहे वो हम स्वामी प्रसाद की बात कर लें जो अपने बेटा बेटी सबको टिकट मांगकर उतारना चाह रहे हैं राजनीति में।
वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि देखिए, अगर कोई पार्टी में अगर आप आ गए हो, उनकी बेटी खुद अभी MP बनी हुई है, अगर उनको इतना ही दुख था तो फिर भाई उसको भी इस्तीफा दिलवा के सामने लेके आओ और फिर बीजेपी का मुकाबला करो। लेकिन नहीं, सत्या की मलाई हट जाएगी, क्योंकि वो MP की सदस्यता उसकी छिन जाएगी, तो फिर वो उस सुविधा से वंचित हो जाएगी। और जब भी कुछ होता है तो ये क्या कहते हैं, वंचित शोषित समाज पे कहां से आघात होता है। ये सब बस एक लोगों को भ्रमित करने का माध्यम है और भी कुछ नहीं है, बस अपनी सत्ता की मलाई है। रही बात बीजेपी का, तो बीजेपी को भी थोड़ा बहुत पहले से सोचना चाहिए था, और मेरे ख्याल से उन्होंने अपने अंदर खाने पूरी तैयारी कर रखी होंगी कि आखिर अगर ये लोग जा रहे हैं तो जनता में जरूर इसका कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, या इन्होंने किस कारण से पार्टी छोड़ी है उसको भी उजागर किया जाए। क्योंकि ये बाहर में आके बीजेपी के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति के पोस्ट पे जनरल को भर्ती कर दिया, ये कभी हो सकता है? मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता। कोर्ट है उसके लिए, अगर ऐसी भर्ती कभी हुई भी होगी तो वो भर्ती निरस्त कर दी जाएगी। देखिए सर्वेश्वर पाठक जी, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का राजनीतिक कार्यकाल रहा है, जिस तरीके से पहले वो समाजवादी पार्टी के साथ थे जब सरकार थी, उसके बाद वो BSP में शामिल हुए और उसके बाद वो BJP में शामिल हुए और उसके बाद अब फिर से समाजवादी पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता था, तो अब जब अगले विधानसभा चुनाव होंगे तो हो सकता है हमें एक और बदलाव देखने को मिले इनकी पार्टियों में। हो सकता है। देखिए बात क्या है ना प्रियव्रत जी, कि ये चीजें ऐसे जो नेता होते हैं ना, चाहे बीजेपी को भी अब एक संज्ञान में लेना चाहिए कि इस टाइप के नेता को वो कभी अपनी पार्टी में जगह ना दे, क्योंकि बीजेपी का जो आम कार्यकर्ता वो दिन रात उनके लिए मेहनत कर रहा है। और जब ये मतलब पैरासूट के थ्रू ये नेता सब आ जाते हैं तो उन आम कार्यकर्ता को बीजेपी वंचित कर देती है टिकट देने से या दूसरे चीज देने से, और फिर बाद में नुकसान बीजेपी को ही उठाना पड़ रहा है। अभी देखिए ये डैमेज कंट्रोल करना पड़ रहा हो है बीजेपी को, आखिर क्यों, इसकी क्या जरूरत थी? सोशल इंजीनियरिंग पे बीजेपी बहुत पहले यूपी में काम कर चुकी है, क्योंकि आप देखिए वहीं से उन्होंने रामनाथ कोविंद जी को यूपी से ही प्रेसिडेंट बनाया है। हमारे प्रधानमंत्री जी जब कुंभ मेला में सफाई कर्मचारी का चरण धो रहे थे, और अभी जो मजदूर लोग थे जिन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, बाबा विश्वनाथ के जो मंदिर का कॉरिडोर बना, जो काम किए मजदूर, उनके साथ बैठ के खाना खाना या फोटो खिंचाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फोटो खिंचाना अगर आप करेंगे कि प्रियव्रत जी कहेंगे कि ये तो एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बैठ के खाना खाना या पैर धोना यह एक बहुत ही बड़ा संदेश है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। आज तक कितने बड़े प्रधानमंत्री आए, कितने गरीब के घर में जाके बैठे हैं और ऐसे काम किए हैं। तो बीजेपी की जनता, चाहे वो OBC समाज से हो, चाहे ST हो, SC हो, सबको समझना चाहिए होगा कि आखिर यहाँ पे हिंदू को हिंदू में ही लड़ाया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, और उसको इस बार के चुनाव में दिखा देना होगा कि आखिर ये जो पार्टियां, ये जो नेता आते हैं जो उनके समाज को कहते हैं मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूं, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व कम, वो अपने परिवार का प्रतिनिधित्व और अपना विकास करते हैं। ऐसे नेता को इस चुनाव में मुंह की खानी पड़े, ऐसे वोट से उनका स्वागत करना चाहिए यूपी की जनता को। नहीं सर्वेश्वर पाठक जी, एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। आज यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में दलित परिवार के साथ भोजन करते हुए भी देखे गए। ये कहीं ना कहीं दलितों को साधने की भी कोशिश है। एक तरफ डैमेज हो रहा है दलितों का, दूसरी तरफ साधने की कोशिश की जा रही है। प्रियव्रत जी, दलित को साधने की कोशिश या बीजेपी की एक परंपरा रही है। आप देखिए कहीं भी बड़े से बड़े नेता छोटे छोटे कार्यकर्ता के घर में जाके बैठ के वहां पे खाना खाते हैं, और फिर उसमें क्या एक संदेश जाता है, एक अपनापन का संदेश जाता है। RSS जो है की जो आइडियोलॉजी है वो हर एक समाज के तबके को लेके चलती है। जहां शाखा लगाते हैं, अगर वहां पे कोई गरीब का बच्चा भी खेल रहा है तो वो अपने खेल में उन बच्चे को भी शामिल कर लेते हैं, चाहे
वहाँ पे बड़े घर के बच्चे आए हो और सभी को एक शिक्षा देते हैं छोटे बच्चे से कि सभी लोग एक समान है, ये भी आपका दोस्त है, इसको भी आपको अपने साथ मिलके खिलाना चाहिए। तो यह बीजेपी में परंपरा शुरू से रही है, आज से नहीं है। और जो एक कहा जाता है बीजेपी कोई एक दलित मतलब पिछड़ा वर्ग चाहे ये की बात नहीं करती, वो पूरे हिंदू समाज की बात करती है कि समझ गए कि हिंदू समाज में सभी आ जाते हैं। बिल्कुल सर्वेश्वर पाठक जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर 2022 में किस तरीके से बीजेपी डैमेज कंट्रोल करती है और समाजवादी पार्टी जो भी विधायक और मंत्री शामिल हुए हैं उनका कैसे फायदा उठाती है।